Good morning, student. Today I will explain एक्टिव मास। बेटा एक्टिव मास को अगर हम बात करें, एक्टिव मास किसी भी क्वांटिटी का या किसी भी स्पीशीज का वो मास कहलाता है जिसको हम मोलैरिटी और या हम कहते हैं प्रेशर की फॉर्म में, मोल पर लीटर या प्रेशर की फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि किसी भी स्पीशीज की कंसंट्रेशन को हम अगर मोलैरिटी या प्रेशर की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एक्टिव मास कहलाता है। और मोल पर लीटर या फिर प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट से क्या हमें पता चलता है कि इस ब्रैकेट के अंदर अगर कोई स्पीशी है ना, तो वो क्या है, उसका एक्टिव मास। क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा। तो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड इज इक्वल टू 1। हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट 8 ग्राम helium, 8.4 gram nitrogen and 128 gram SO2 is present in 2 liter. This is 2 liter container. Find active mass of each gas. Each gas का active mass आपको निकालना है। So my dear student, according to this formula we can find out the active mass of helium. तो देखिए हीलियम कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास निकालते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो देखो यहाँ पर गिवन मास क्या है, 8। यहाँ पे गिवन मास क्या है, 8 है ना। मोलर मास क्या है, 2। और कितने लीटर में है, वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, 2/2। यानी कि इसका एक्टिव मास क्या हो गया, 1, जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब देखो नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है इन्होंने, नाइट्रोजन गैस का 8.4। इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, देखो एक गैस का मोलर मास, एक नाइट्रोजन एलिमेंट का मोलर मास 14 होता है। अब यहाँ पे क्या है, N2, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। तो 14 2 जा 28। तो 28 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, 8.4, 28 नीचे आ जाएगा। तो देखो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इट विल कम 3/20। इसको जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.1। क्लियर है? ऐसे ही हम SO की निकालेंगे। 128 ग्राम SO2 है, इसका मोलर मास 64। क्लियर है? 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका एक्टिव मास कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर है? तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये किसको बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि किसी भी रिएक्टेंट, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन है, दैट इज स्टेटेड दैट rate of reaction is directly proportional to the active mass of reactant raised to the power equal stoichiometric coefficient in a balanced chemical reaction। तो किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी पावर कहाँ जाती है, आपके रिएक्टेंट के मास के। तो देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका रिएक्टेंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, रेज टू द पावर n। n इज द स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करता है। जैसे कोई रिएक्शन क्या है,
ए से क्या बनेगा, ए क्या है हमारा रिएक्टेंट, क्या बन रहा है, बी और सी। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए। अब देखो क्योंकि यहाँ पर कोई स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस वाली रिएक्शन को देखते हैं हम, किसको देखते हैं, इस वाली रिएक्शन को देखेंगे अभी। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्या है रिएक्शन में। रिएक्शन में है बच्चों 2a + 3b, 2a + 3b। अब इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो देखो दोनों की जो केमिकल रिएक्शन में दोनों को जिस कोफिशिएंट से हम बैलेंस करते हैं वो ही इनके एक्टिव मास की क्या होगी, पावर होगी। क्या होगी, पावर होगी। क्लियर है, चलिए देखिए देखते हैं। देखिए बेटा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ A² एंड एक्टिव मास ऑफ B³ क्लियर है। देखो यहाँ पर स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट A का 2 है और 3 का क्या है, B का क्या है, 3। दैट इज वाई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ A² एंड एक्टिव मास ऑफ B³ क्लियर है। अब इसमें आगे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। अब देखिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, इसमें देख रहे हैं आप A + B गिव्स C + D। तो A + B क्या दे रहा है, C + D दे रहा है। तो इसकी अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास, तो क्या होगी, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास। चलिए बेटा, ये हो जाएगी RF यहाँ पे F क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो जो हमारे RF है फॉरवर्ड रिएक्शन, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B। क्लियर है, एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए व्हाट वी डू, वी पुट अ कोफिशिएंट, या हम कह देंगे वी पुट अ कांस्टेंट। ठीक है, वी पुट अ कांस्टेंट। RF इज इक्वल टू KF, एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। अब देखो प्रोडक्ट की साइड देख लेते हैं, दैट इज द बैकवर्ड रिएक्शन। C + D क्या बना रही है, A + B। देखो यही तो इक्विलिब्रियम है। तो देखो बेटा जो R है, R इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, rate of reaction is directly proportional to the active mass of C and active mass of D. So when we remove the proportional sign, we put a constant. ठीक है, we put a constant that is called rate constant. ठीक है, तो RB is equal to KB, active mass of C and active mass of D. तो both are इक्वल, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो रही है। ठीक है, दोनों रिएक्शन इसमें साथ साथ चल रही हैं। क्लियर है, चलिए अब देखो इसमें इसे हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि RF और RB क्या है, इक्वल है, तो KF एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B इज इक्वल टू KB एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D। दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम इन्हें क्या कर दें, क्योंकि हम इन्हें डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, KF/KB इज इक्वल टू C एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। तो देखो KF और KB ये क्या है, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन कांस्टेंट है ना, तो इक्वेशन कांस्टेंट यानी कि K इज इक्वल टू द एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास। अब देखो इसे ब्रैकेट में करके आप लिख लीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू, हमने यहाँ K क्यों लिखा, क्योंकि K इज इक्वल टू KF/KB। क्लियर है, आई होप सो आप सबको क्लियर होगा। अब देखो K के बारे में और डिस्कशन करते हैं। तो जो K है, अगर कंसंट्रेशन की टर्म में हम K को रिप्रेजेंट करते हैं
तो उसको हम क्या कहते हैं, Kc। क्या कहते हैं, Kc। और अगर प्रेशर की टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Kp। क्लियर है। तो देखिए कंसंट्रेशन की टर्म में अगर हम वो करेंगे, देखिए इक्वेशन है हमारी M1A प्लस M2B N1C प्लस N2D। तो बेटा Kc इज इक्वल टू द C, एक्टिव मास ऑफ C N1, क्योंकि इसका देखो हमने क्या कहा था कि जो हमारा पावर है, जो एक्टिव मास है, जो कोफिशिएंट है वो उसी की पावर, उसकी पावर उसके ऊपर आएगी, ठीक है, एक्टिव मास के। तो देखिए डी के ऊपर क्या आ गई, N2। क्लियर है। ऐसे ही हमारी एम ए की पावर क्या है, Ma, तो एक्टिव मास ऑफ Ma। बी की पावर क्या है, M2, तो एक्टिव मास ऑफ M2। क्लियर है। अगर हम इसका क्या निकालें, अगर हम इसकी यूनिट निकाले बेटा, देखो यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि इनके मास किस में है, इनके मास किस में है, क्योंकि ये मोलैरिटी की टर्म में हम वो कर रहे हैं, तो मोल पर लीटर। और डेल्टा Ng, डेल्टा Ng क्या है, दैट इज द पावर विच इज ऑन द एक्टिव मास, ठीक है, जो एक्टिव मास पे दैट विल बी चेंज, ये चेंज हो सकती है। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एटमोसफियर, क्योंकि प्रेशर की फॉर्म में हम निकाल रहे हैं एटमोसफियर रेज टू द पावर डेल्टा Ng। देखो यहाँ पे Ng, डेल्टा Ng है क्या, सम ऑफ द स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो जो हमारी स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट का है उनका सम को अगर हम स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के सम से घटा दें तो वो क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा Ng हो जाएगा। अब देखो रिलेशन देख लेते हैं, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। देखिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, PV इज इक्वल टू nRT। तो बेटा अगर हमें किसी चीज़ का प्रेशर निकालना है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे वी वांट टू फाइंड आउट द प्रेशर, तो व्हाट वी डू, वी पुट दिस इक्वेशन, है ना, इस इक्वेशन को हम रखेंगे P इज इक्वल टू N अपॉन V RT। तो P किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन। तो CRT के बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो Kp इज इक्वल टू, अब कंसंट्रेशन वाली इक्वेशन हमने लिख दी, ठीक है, जो हम कंसंट्रेशन वाली लिख रहे थे। तो ये क्या आ गई हमारी प्रेशर वाली जो हमने यहाँ पे लिखी थी, देखिए ये वाली, ठीक है। चलिए ये वाली बेटा, क्लियर है। ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, लिख दी हमने। इसको सॉल्व किया, देखो तो सॉल्व करके क्या आई, क्योंकि देखो ये Kp किसकी जगह आ गई, ये आपकी इस कंसंट्रेशन की जगह आ गई। यहाँ पर क्या हो गया आपका RT, RT टू द पावर N प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। तो देखिए Kp किसके बराबर हो गए, Kc RT डेल्टा Ng के बराबर। R की वैल्यू क्या हम रखेंगे, R क्या है, गैस कांस्टेंट। ऑलवेज वी पुट 0.0821 एटमोसफियर लीटर मोल पर मोल पर के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस इक्वेशन की। तो बेटा जो और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होते हैं वो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है, और जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे, तो वो हमारी क्या कहलाती है, हेट्रोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलाकर हम क्या बना रहे हैं, अमोनिया, ठीक है। वट एवर बी द प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस से हम बना रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता, बस हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस है। दैट इक्वेशन इज, दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज homogeneous equation, okay। And if I talk about of calcium carbonate, that is present in this equation solid form, after the reaction it convert into solid and gas, so that reaction is the kind of heterogeneous